आकाशगंगा एजुकेशन के एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज जितने भी MPPAT 2021 के प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट तैयार है उन लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो है और पूरे YouTube के अंदर मैं आपको बता दूं MPPAT के लिए इससे बेहतरीन वीडियो नहीं हो सकता। क्यों? इसका कारण आपको पूरी वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप सच में MPPAT 2021 को क्लियर करना चाहते हैं, ये वीडियो पूरा एनालिसिस से भरा हुआ है और कैसे स्कोर किया जा सकता है लास्ट के टाइमिंग में। अगर आपके पास में टाइमिंग अगर बहुत ही कम है और प्रिपरेशन भी करनी है और एग्जामिनेशन भी निकालना है तो क्या एकदम राइट अप्रोच होनी चाहिए और परीक्षा के प्रति, एग्जामिनेशन के प्रति आपका क्या एकदम ज़बरदस्त माइंडसेट होना चाहिए। इस वीडियो के बाद एक नया आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ सिलेबस पता होना चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहले पैटर्न पता होना चाहिए, फिर सिलेबस पता होना चाहिए, लेकिन प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है, और कितने मैक्सिमम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में कैसे निकाल सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको पता होगा कि क्रॉप प्रोडक्शन आपके पास में 50 मार्क्स का है, एनिमल हस्बेंड्री आपके पास में 50 मार्क्स का है, फिजिक्स आपका 25 मार्क्स का है, केमिस्ट्री 25 का है, मैथ्स आपका 25 का है, बायोलॉजी आपका 25 मार्क्स का है, ठीक है। फिर इसमें भी इंडिविजुअल आपकी यूनिट्स होंगी, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो डिवाइडेड रहते हैं। जैसे बायोसाइंस जो है वो बॉटनी जूलॉजी में डिवाइड होता है। इसके अलावा अगर आपका केमिस्ट्री का देखेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिवाइडेड होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से एग्जामिनेशन होती है और लास्ट का टाइम बचता है तो हड़बड़ी में स्टूडेंट ज़्यादातर गलती करते हैं। पहली गलती वो ये करते हैं कि हड़बड़ी में कोचिंग की तरफ भागने लगते हैं। अगर आप हड़बड़ी में कोचिंग भागेंगे, भीड़ की तरफ जो भागेगा वो भीड़ में ही रह जाएगा। पहले चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, भीड़ की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। आप अपना टाइम टेबल बनाइए, प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, टाइम टेबल को लिखिए, दीवार पर चिपकाइए, लेकिन टाइम टेबल भी एक एक्यूरेट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने टाइम टेबल कंटिन्यूसली लिखना है। कुछ लोग क्या काम करते हैं, टाइम टेबल ही ऐसा बनाते हैं कि कभी फॉलो नहीं कर पाते। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, इस प्रकार के जो टाइम टेबल दिखाई देते हैं। तो ये मान के चलिए कि सबसे पहली चीज़ तो अपने टाइम टेबल को बनाते समय अगर आपने फ्रॉड कर दिया कि 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, क्या आप कंटिन्यूसली 3 घंटे में 3 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? अगर आपने गलत तरीके से टाइम टेबल बनाया आप कभी फॉलो कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो टाइम टेबल अच्छा सा बनाइए, टेबल पर बैठिए, अच्छा सा स्टडी मटेरियल आपके पास में जो बेसिक रेफरेंस बुक होती है, पुराने साल के पेपर, इन सब का कलेक्शन करिए। अरे एक प्रॉपर टाइम अपने को पता है कि हमारे पास में 60 दिन का समय है या 50 दिन का समय है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग करिए। कोचिंग की तरह का अगर आप भागेंगे तो भीड़ की तरफ भागेंगे, और भीड़ की तरह अगर आप भागते हैं, हाँ ठीक है, अगर मान लीजिए कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा और कोचिंग की ज़रूरत है, लेकिन कोचिंग की ज़रूरत है, आप कोचिंग चले गए और कोचिंग पर ही डिपेंडेंट हो गए। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कोचिंग पर डिपेंड रहने से सिलेक्शन किसी का नहीं होता। कोचिंग का एक अलग अपना एक गाइडलाइंस होता है। कोचिंग पर जो स्टूडेंट डिपेंडेंट होते हैं वो ज़्यादातर कोचिंग में पढ़ाई करने के बजाय कोचिंग के टीचर्स की तारीफ़ करने में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं एक समय के बाद, और उसके बाद उनका कुछ नहीं हो पाता। तो इस गलती से उभरने का सिर्फ एक तरीका है, कोचिंग जाते हो या नहीं जाते हो, लेकिन सेल्फ स्टडी का एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये मान के चलिए कि आप भीड़ में फंस चुके हो और भीड़ में ही रह जाएंगे। तो देखिए मैं आपको कुछ एनालिसिस बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या होता है, सबसे पहली चीज़ 60% जो टॉपिक होते हैं, हमेशा याद रखिए, एक रूल है 60% टॉपिक, मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, 60% जो टॉपिक्स होते हैं वो हमेशा रिपीट होते हैं। हर सब्जेक्ट में 60% टॉपिक रिपीट होते हैं, और 60% का मतलब 50 नंबर में से लगभग 30 नंबर का जो टॉपिक है, यहाँ पर 30 नंबर का टॉपिक, इसमें भी 30 नंबर का जो टॉपिक है वो हर साल रिपीट होता है। टॉपिक, क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है भी। यहाँ पर 25 नंबर में से 15 नंबर, यहाँ पर भी आपका 15 नंबर, यहाँ पर भी आपका 15 नंबर, यहाँ पर भी 15 नंबर, मतलब ये 30 और 30 60, और ये 15 चौके 60, मतलब लगभग 120 नंबर के जो टॉपिक होते हैं वो पहले से आउट रहते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन कौन से टॉपिक है जो लगभग हर साल आते हैं? मतलब 25 में से 15 नंबर के टॉपिक और 50 में से 30 नंबर के टॉपिक हर साल रिपीट होते हैं। टॉपिक में, क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार इस पॉइंट को दोहरा दे रहा हूँ, अदरवाइज बाद में आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते कि आप क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चंस की वैरायटी रिपीट होती है और टॉपिक रिपीट होते हैं। तो मैंने आपको बता दी 60% टॉपिक हर साल रिपीट होते हैं। अब उनको ऑब्जर्व करने का तरीका, क्या हो सकता है? तो आपको क्या काम करना है, जब से ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन 2016 से स्टार्ट हुआ है तो 2016 से लेकर के 2020 तक के पेपर आप कलेक्ट कर लीजिए।
अगर आपके पास में पेपर नहीं है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर दिया उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पेपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 2016 से लेकर के 2020 तक के, क्योंकि इसी समय से ऑनलाइन पेपर कंडक्ट हुआ था। ऑफलाइन पेपर में पेपर बनाने का पैटर्न अलग था, ऑनलाइन में पेपर बनाने का पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 2016 के बाद क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव आया है। तो 2016 से 2020 का पेपर उठा लीजिए, नहीं मिलता मैंने आपको बता दी, चले जाइए टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है। उसके बाद आप 2016 से लेकर 2020 के पेपर को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में वो कौन कौन से टॉपिक हैं, उनको टिक कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक जो है ये हर साल रिपीट होते हैं, उनको अलग से काट करके लिख लीजिए। उनको जब आप अलग से काट करके लिख लेंगे तो ये आपको टारगेट मिल जाएगा कि इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनके क्वेश्चंस लगाने, इनके टेस्ट लगाने और इन टॉपिक के शॉर्ट नोट बनाने, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने, इनके रिवीजन करने। तो अपने टाइम टेबल के अंदर वो 60% टॉपिक आपको पता चलने के बाद आप अपने आप ही पढ़ने लगेंगे। इसके लिए आपको किसी कोचिंग पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोचिंग पर डिपेंडेंट भी है तो आप इन 60% टॉपिक को पहले अच्छे से करिए और इनको छोड़ करके नहीं जाना है, इनको तो तरीके से ही पढ़ना है। ये सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस मैंने आपको बता दी कि 60। अब उसके बाद क्या होता है कि एक और लेवल होता है 20% का, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का कमी है, तो उसके बाद फिर 20%, अनदर 20%, एक्स्ट्रा 20% जो टॉपिक है उसकी भी एनालिसिस करनी है। ये जो एक्स्ट्रा 20% टॉपिक क्या होते हैं, ये हर साल रिपीट नहीं होते, या 2 साल या 3 साल के गैप में रिपीट होते हैं। उसके लिए भी सेम काम करना है, उसी 2016 से 2020 के पेपर को उठाइए और वहाँ पर देखिए कि 2016 में जो क्वेश्चन आया उसके बाद सीधे वो 2019 में आया टॉपिक। फिर मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये टॉपिक 16 में आया था लेकिन 16 के बाद 17 में नहीं आया, 18 में नहीं आया, लेकिन 19 में आया। हो सकता है कि वो 18 की पहली शिफ्ट में आया, 18 की दूसरी तीसरी शिफ्ट में नहीं आया, फिर 19 में आ गया। कुल मिलाकर के 2 से 3 पेपर के बीच का गैप। तो ऐसे टॉपिक थोड़े से कठिन भी होते हैं, थोड़े से हार्ड भी होते हैं, तो वो टॉपिक का भी एनालिसिस कर लीजिए। और वो टॉपिक आपके कितने हो जाएंगे, लगभग ये मान के चलिए कि वो टॉपिक आपके इधर पे 10 नंबर का हो जाएगा और वो हो जाएगा इधर पर लगभग 5 नंबर का। मतलब देखिए, अगर आप थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाते, थोड़ा सा और एडवांस होते हैं, तो आप तो ऑलरेडी 120 नंबर के टॉपिक पहले कट आउट कर चुके हैं, उनकी प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और अलग से अगर आप देखेंगे तो 10 ये 20 हो गए और इधर के 20 40 नंबर, मतलब 160 नंबर का सिलेबस आपकी रेंज में रहता है। आपको बता दूं, अगर आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से की तो 160 नंबर का सिलेबस आपकी रेंज में होता है। और अगर आपकी किसी क्वेश्चन या किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद समझने या रिवाइज करने या उसके क्वेश्चन को सही करने की एक्यूरेसी अगर 80% भी है, याद रखिए 160 नंबर का सिलेबस आपकी रेंज में है और आपकी एक्यूरेसी 80% है, तो ये मान के चलिए कि 128-130 नंबर आपकी रेंज में बनने के पूरे चांसेस है। बशर्त ये है कि वो सारे टॉपिक कम से कम एक बार पढ़ने के बाद, रिवाइज करने के बाद, शॉर्ट नोट बनाने के बाद उसके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो पुराने साल के पेपर में आए हैं वो लग जाने चाहिए। सॉल्यूशंस देख लीजिए आप कैसे सॉल्व किया जाता है, उनकी टेक्निक, उनकी ट्रिक, उनसे डाटा जितना भी निकल सकता है उन्हीं को पहले तैयार करिए। तो लगभग 128 से 130 नंबर तो नॉर्मली बन जाएंगे। फिर बच जाता है कि 20% और जो छूट गया है, तो वो 20% जो टॉपिक होते हैं वो किसी कोचिंग वाले को भी नहीं पता होता, वो केवल एग्जामिनर और पेपर सेट करने वाली एजेंसी को पता होता है। और हो सकता है कभी कभार वो डायरेक्टली उससे ऊपर लेवल की एग्जामिनेशन के डायरेक्टली उठा करके डाल देते हैं, जैसे आईसीआर का क्वेश्चन डायरेक्टली उठा करके डाल दिया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि कुछ गिने चुने स्टूडेंट उसको कर पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप इस प्रकार, हालांकि वो टॉपिक उन्हीं में से होंगे लेकिन क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा, ज़बरदस्ती का उसमें अपनी एनर्जी आप वेस्ट मत करिए। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में अगर आ जाएगा तो इतना पढ़ने के बाद आ ही जाएगा, और नहीं आएगा तो नहीं आएगा। उन क्वेश्चंस को आप पर्टिकुलर एग्जामिनेशन हॉल में ही हैंडल करिए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो ज़्यादा उस पर टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, अनुमान लगाइए, अप्रॉक्सीमेशन की मेथड लगाइए। अगर आपने कहीं सुना या पढ़ा होगा उस टॉपिक को तो आपका दिमाग क्लिक कर देगा उस पर्टिकुलर टॉपिक को, और जो चीज़ पहली बार दिमाग में क्लिक कर जाएगी उस समय समझ जाएगी उस टॉपिक का आंसर वही होगा। तो वो जो एक्स्ट्रा जो 40 नंबर है वो आपके हाथ में नहीं है, उसमें अनुमान से आपके और 10-12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर आपने ऐसा प्लानिंग करके गए तो ये मान के चलिए कि 60% वो वाले टॉपिक जिसमें 120 नंबर था, इसके अलावा 20% वो थोड़े से लेवल 2 के टॉपिक जो हर साल नहीं आते, बीच बीच में आते हैं,
उससे आपके लगभग 40 नंबर, लगभग 160 नंबर, लेकिन आपकी एक्यूरेसी किसी भी स्टूडेंट की एक्यूरेसी जो है वो 100% नहीं हो सकती, मैं 80% मान के चल रहा हूँ। अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे, शॉर्ट नोट बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, तो फिर आपकी एक्यूरेसी 80% हो सकती है। तो उसके अनुसार आपके 130 नंबर वो, और वो जो एक्स्ट्रा 20% जो टॉपिक जो बच जाते हैं वो केवल एग्जामिनर, टेस्टिंग एजेंसी को पता होते हैं, कोचिंग वाले भी उसका आंसर गलत दे देते हैं। तो ऐसे वाले जो टॉपिक होते हैं उनके लिए केवल उस समय के लिए तैयार रहिए, जो होगा सो देखा जाएगा, और वहाँ से भी 10-12 नंबर इस आधार पर निकाल लेना है कि अनुमान लगा करके उत्तर देना है। तो फिर आपके आराम से 140-145 नंबर हिट हो सकते हैं, और 140-45 नंबर में आप टॉप 25 में तो आ ही सकते हैं पूरे एमपी के अंदर। तो इस प्रकार से अगर आप एक स्ट्रक्चरल तरीके से तैयार करते हैं और सब्जेक्ट को ऐसे उनके पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं और उनके टॉपिक की जानकारी निकाल लेते हैं पुराने साल के पेपर के आधार पर, और उनको अच्छे से स्टडी करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो श्योर होगा। और एक स्टूडेंट को इसी अप्रोच पर स्टडी करनी चाहिए। ये सबसे शानदार तरीका होता है किसी भी स्टूडेंट के प्रिपरेशन करने का, चाहे आप कोचिंग करिए या मत करिए। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स और मैथ्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो फिजिक्स और मैथ्स को लेकर के हैं। इंडिविजुअल जो टीचर्स होंगे, केमिस्ट्री हो या बॉटनी जूलॉजी हो या बायोलॉजी का सेक्शन हो या एनिमल हस्बेंड्री हो या फिर आपका क्रॉप प्रोडक्शन वाला जो सब्जेक्ट है, इसके लिए इंडिविजुअल टीचर आपको इंडिविजुअली वीडियोस देंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।